नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका सिंह तोमर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात जानेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय में पाई जाने वाली रसौलियाँ। आम भाषा में इनको रसौली भी कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में लियोमायोमा या फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस में पाए जाने वाली गांठें होती हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। और यदि हम किसी के अल्ट्रासाउंड में या किसी महिला को इससे ग्रस्त पाते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल यही होता है, मैम ये क्यों हो गई, मैम ये कैसे हो गई, और मैम क्या ये कैंसर में तो नहीं बदल जाएंगी, और क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है। तो आइए आज समझते हैं इसके बारे में। देखिए, फाइब्रॉइड्स यूट्रस में जो गांठें होती हैं इनका साइज़ स्मॉल छोटा मटर के दाने से लेके बड़े बड़े फुटबॉल साइज़ के हो सकते हैं, यानी साइज़ कुछ भी हो सकता है। लोकेशन या पोजीशन भी इनकी कहीं भी हो सकती है। ये यूट्रस के मांसपेशियों में ग्रो कर सकती है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकती है, या यूट्रस में बाहर की तरफ ग्रो कर सकती है। और इनका साइज़ और आकार विकार डिटरमिन नहीं करता कि इनके कोई लक्षण होंगे। कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक यानी इनमें इनकी वजह से कोई भी परेशानी पेशेंट को नहीं होती, और ये किसी भी जांच के लिए या यदि अल्ट्रासाउंड कराएगा किसी भी वजह से तो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है। बट कभी कभी ये सिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी कि इनमें कुछ लक्षण होते हैं। ज़्यादातर लक्षण इनके ब्लीडिंग, पेन या प्रेशर इफेक्ट की वजह से होते हैं। किसी किसी में यंग एज में ये इनफर्टिलिटी या बाझपन का भी कारण हो सकते हैं। ब्लीडिंग इनकी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से होने की वजह से एनीमिया यानी खून की कमी की तरह से भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब इनके इलाज के लिए एसिम्प्टोमेटिक यदि हैं और आपको बहुत ही छोटी 1-2 सेंटीमीटर की हैं, लेस देन 3 सेंटीमीटर माना जाए तो, और कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो इनको छोड़ा जा सकता है और समय समय पे फिर वॉच कर सकते हैं। यदि इनमें कोई लक्षण होता है या कोई, तभी इसमें उपचार की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा नहीं। बट अगर ये साइज़ में बड़े हैं और प्रेशर इफेक्ट कर रहे हैं तब इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। ये अगर प्रेशर आगे की तरफ बढ़कर पेशाब की थैली पे, मसाने पे दबाव डालती हैं तो यूरिन की समस्या होती है, बार बार यूरिन आना या कभी कभी इवन बंध लग जाना। इसी तरह से आंतों में अगर ये दबाव डालते हैं तो आंतों से रिलेटेड बदहज़मी, डिस्पेप्सिया, इवन कॉन्स्टिपेशन टाइप या इवन ऑब्स्ट्रक्शन। और पैरों की नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन पे अगर दबाव डालते हैं तो वेरिकोज वेन्स की भी समस्या की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। बट यदि इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब आप क्या करें। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट तो इसको गायब तो नहीं होती हैं कि आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया, दवाइयाँ खा ली तो ये गायब हो जाएंगी। समय समय पे बहुत तरह की मेडिसिन्स आई हैं, आती रहती हैं, बट अभी तक कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं आई है जिससे कहा जाए कि दवाई खा के ये गायब हुई हैं। बट हाँ, अगर एनीमिक है तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, आपकी खून की कमी को कवर करने के लिए। ब्लड लॉस कम हो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। हार्मोन थेरेपीज़ भी कुछ दी जाती हैं, बट ज़्यादातर इसमें आपको सर्जिकल भी करेक्शन करना पड़ता है। जैसे साइज़ इसका बड़ा है, आपकी एज 40-45 के करीब है, आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप एक बार को बच्चेदानी की सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। बट यदि आपको बच्चे चाहिए तो आप बच्चेदानी को रिमूवल के बारे में, हिस्टेरेक्टमी, जिसको रिमूवल एक ऑपरेशन का नाम हिस्टेरेक्टमी होता है, वो आपके लिए विकल्प नहीं होता। ऐसे में इन गांठों को यूट्रस से निकाल दिया जाता है। इनको निकाल कर यूट्रस को सिल देते हैं। जैसे गांठ है, इसे निकाल के और यूट्रस को सिल देते हैं और छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद आप गर्भधारण कर सकते हैं और आपका फैमिली एक बार कंप्लीट हो जाए तब इसके बारे में दोबारा सोचा जा सकता है। बट इवन मेनोपॉज के बाद कहा गया है कि इनका साइज़ थोड़ा बहुत श्रिंक होता है। ये ट्रू है, सही है कि जो आपकी फाइब्रॉयड हैं उनका श्रिंकेज कुछ सिकुड़ती हैं ये आफ्टर मेनोपॉज, यानी रजोनिवृत्ति, यानी आपकी एक बढ़ती उम्र के बाद ये, पर 100% गायब नहीं होती।
कुछ महिलाओं में हमने देखा है कि इवन आफ्टर मेनोपॉज कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ट्रबल करती हैं, तंग करती हैं और उसके बाद भी इनको निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ट्रीटमेंट जहाँ तक मेडिकल या सर्जिकल है आप समझ गए होंगे। हर एक में सर्जरी तुरंत करने की ज़रूरत नहीं होती, बट येस अगर दिक्कत है तो सर्जरी का विकल्प भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इनको छोड़ दें तो मेनोपॉज के बाद 19-20 श्रिंक होती हैं, बट कभी कभी उसके बाद भी निकालनी पड़ सकती है। 100% क्योर नहीं है कि मेनोपॉज हो गया तो अब ये आपको दोबारा तंग नहीं करेंगी। पर हाँ, कैंसर की जहाँ तक बात है, ये ज़्यादातर बिनाइन ग्रोथ होती हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो मांसपेशियों में अनकंट्रोल्ड सेल्स के डेवलपमेंट से, हार्मोन स्वरूप या अनुवंशित हेरिडिटरी कारणों की वजह से ये ग्रो कर जाते हैं और ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। बिनाइन ट्यूमर्स यानी वो कैंसर्स नहीं होते और इनमें कैंसर्स में बदलने की या तब्दील हो जाने की चांसेस भी कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। हज़ारों में, 10,000 में कभी एक किसी का मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट ज़्यादातर इनको नॉन मेलिग्नेंट या नॉन कैंसरस या बिनाइन रसौलियाँ ही माना गया है। तो फाइब्रॉइड से आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये ऑलमोस्ट 30 to 50% लेडीज़ में पाई जाती हैं और इलाज भी इसका एसिम्टोमेटिक अगर है तो कुछ नहीं करना, सिम्टोमेटिक है तो आपको इसके लिए सर्जरी तक भी सोचनी पड़ सकती है। ज़्यादातर ये ब्लड या एनीमिक, ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं सर्जरी के को सोचते हुए विकल्प को कि अब हम सर्जरी के लिए तैयार हैं, कर लीजिए, लंबे टाइम तक यदि ये चलती जा रही हैं, आपकी शरीर में कष्ट कर रही हैं, तो एनीमिया भी एक बहुत बड़ी समस्या इसमें बनती है। यहाँ तक कि जब आप सर्जरी करने चलते हैं तो पाते हैं कि फाइब्रॉइड्स जिनमें है उन लेडीज़ की हीमोग्लोबिन 8, 9, 7 हमेशा कम होता है और इन पेशेंट को सर्जरी के लिए फिर बिल्टअप करना पड़ता है, खून इनका 10 से ऊपर लेके जाना पड़ता है तब इनको, या फिर अगर आप ब्लड बिल्टअप नहीं करते और इमरजेंसी आती है सर्जरी की तो कभी कभी इसमें आपको इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेटली आजकल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन से भी इसके को श्रिंक करने के लिए प्रयास चल रहा है, बट ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मिलकर जो नस इसको ब्लड सप्लाई करती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये यूट्रस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये थोड़ी श्रिंक कर जाती हैं। बट ये फिर भी परमानेंट इलाज नहीं है, बट येस जिनको बच्चे नहीं चाहिए और जिनको सर्जरी नहीं एक्सेप्टेबल है उनके लिए एक ये विकल्प बनता है जो बड़े कुछ मेट्रोज़ में अवेलेबल है। तो आप फाइब्रॉइड्स यदि आपको हैं तो आप अपने लिए क्या बेस्ट है इसको जानने के लिए अपने डॉक्टर से मिलें and arrive at a correct diagnosis and the right treatment for yourself. So wish you all a very good health. Please अपने स्वास्थ्य लाभ की हम आपकी चेष्टा करते हुए विदा लेते हैं। Thank you so much for joining.